प्लैनेट वर्गोत्तम भी है और पुष्कर नवांश में भी हो, तो वो बहुत अच्छा हो गया क्या? जी देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है बेसिकली वो पुष्कर नवांश की वैल्यू थोड़ी ज्यादा दी गई है, क्योंकि पुष्कर नवांश में माना गया कि उस नवांश में जब कोई ग्रह जाता है तो वो पोषक देता है आपको। पुष्कर शब्द वहां से आया है, वो बेसिकली आपको फायदा देता है। उसी में कुछ क्लॉजेस में कुछ राशियों में वर्गोत्तम नवांश भी आ जाता है। अब वर्गोत्तम का कॉन्सेप्ट क्या है कि समटाइम्स हम ये मानते हैं कि मान लीजिए कोई किसी का मेष लगन ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और अगर बुध वर्गोत्तम आ जाता है तो वो षष्ठेश का काम करेगा, तृतीयेश का काम करेगा। अब आप कह रहे हो कि वो अच्छे फल देगा, तो वो किस बिहाफ पे अच्छे फल देगा ये हमें समझना है। वो भाई बहनों के लिए और दुश्मनों के लिए अच्छे फल देगा, आपके लिए नहीं दे रहा। समझ रहे आप? क्योंकि अच्छा। मेष लगन में इन दो घर का मालिक है, तो उसका वर्गोत्तम जाना या पुष्कर में जाना ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, इन फैक्टरों के लिए अच्छा है कि भाई बहन अच्छे मिल जाएंगे, भाई बहन हेल्पफुल होंगे, दुश्मन थोड़ा कम मतलब दुश्मन भी सर अच्छे मिलेंगे वगैरह इसका लाइक मतलब? दैट। दुश्मन भी अच्छे मिलेंगे? हाँ, अच्छे मिलेंगे या उसको कम मारेंगे, जो भी कह लो आप। क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रह हमें बताया जा रहा है बेसिकली वर्गोत्तम का मतलब है जो वर्गों में उत्तम गया ना, यानी एक नवांश में तो वर्ग। अब हर वर्गोत्तम ग्रह की एक टेंडेंसी है, जैसे कि लगन अगर वर्गोत्तम होता है ना किसी का, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दे रहा हूँ, आप लोग जरा आज भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगली बार तो हम क्लास करेंगे। लगन का बता देता हूँ। लगन अगर वर्गोत्तम मिल जाए किसी को, यानी लगन 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर किसी का जन्म होता है, तो वो नवांश वही रहने वाला है। उसकी आयु बढ़ जाती है भाई साहब, उसकी एज बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। और जितने भी बड़े बड़े लोग देखो ना जिनकी आयु ज्यादा है, उनका लगन पकड़ो भाई साहब की वर्गोत्तम तो नहीं है साला। मेरे पे बहुत सारे केसेस मिले और आई वॉज रियली शॉक्ड। हम देख रहे हैं लगन मजबूत, अष्टमेश कमजोर, लग्नेश मजबूत, और यार बनेगा ये कुछ भी फंडा नहीं लगा, ये लगा यार वर्गोत्तम ने तो आयु बढ़ा दी, वर्गोत्तम लगन ने आयु बढ़ा दी। अब उसको वो किस एंगल से देख रहे हैं कि ये जो नवांश है बेसिकली, ये नवांश सूर्यांश भाग्यांश सब बोलते हैं इसको। बेसिकली क्या है कि ये आपके कुछ बिंदु जो सूर्य ने दिए, जैसे 3 डिग्री 20 मिनट पे सूर्य दे रहा है, 13-20 का एक राशि का है, और चंद्रमा 3 डिग्री 20 मिनट में जो दे रहा है, एक हर राशि पे एक बिंदु है, वो बिंदु दोनों के दोनों दे रहे हैं, सूर्य चंद्र दे रहे हैं। वो जो पॉइंट है किसी भी राशि में, वो नवांश कहलाता है, यानी भाग्य पॉइंट, वो ट्रिगर पॉइंट है, वहां से आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है लाइफ में। तो वो भाग्यांश है बेसिकली। नवांश पत्नी के लिए नहीं है, हम लोग बोल देते हैं भाई मैरिज के लिए, वो सब चीज का भाग्य है आपका। तो अब वहां पर जब वो ट्रिगर हो रहा है, हर राशि में हो रहा है, बशर्ते आपके लिए कौन सा है वो अलग बात हो जाएगी, राशि बदलेंगे आप सब जानते हैं। तो वो जब इफेक्ट दिखाता है तो हम ये मानते हैं कि वो जो ट्रिगर पॉइंट है, वहां पर जब कुछ ट्रांजिट होगा या आपका कोई काम होगा, तो वो इंक्रीज कर देगा, काम को से बढ़ा देगा, कुछ अच्छा कर देगा। और मैं बार बार कहता हूं कि भाग्य कोई चीज नहीं है, भाग्य बेसिकली एक टाइम लिमिट है आपको जीवन में जीने की, कि आपने कितना समय गुजारा और किस प्रकार से गुजारा। एक बीमार व्यक्ति है, बेड में पड़ा है, वो 10 साल से पड़ा है, उसका किस काम का, उसका भाग्य किस काम का, वो तो बेकार है। वहीं एक व्यक्ति ने मुकदमे से राहत ली, बीमारी से राहत ली, और अपना अच्छा समय यूज किया प्रोडक्शन में, बच्चों को पालने में, दुनिया चलाने में, वो एक नवाज की दृष्टिकोण से या भाग्य की दृष्टिकोण से अच्छा है, बिकॉज उसने आपको बचाया है। आपके जीवन के जो मान लीजिए 90 साल आयु थी या 20 साल आयु थी, उसमें जो भी समय आपको अच्छा मिला, दैट इज नवांश, वो है भाग्यांश, भाग्य जो है वो बढ़ाया। और वो बिंदु दे रहे थे सूर्य और चंद्र। सूर्य चंद्र अगर आप देखें तो हमारी दोनों आंखों से प्रतिनिधित्व लिए गए हैं, और आकाश में दिखाई देने वाले दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो हमें जीव शक्ति देते हैं जीने की। सूर्य तो क्रिएटिव क्रिएशन देता है, और इम्यूनिटी हमें चंद्रमा देते हैं, तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है। हम लोग क्या देख रहे हैं यार, शादी को देखने के लिए, पत्नी के लिए, इसके अलावा भी है वो, और वो बहुत कुछ है। इसीलिए जो साउथ इंडियन पंडित हैं वो बिना नमाज के प्रिडिक्शन नहीं देते, नमाज चाहिए चाहिए। यानी दे आर फार फार सुपीरियर फ्रॉम नॉर्थ इंडियन पंडित, बिकॉज वो वहां से देख रहे हैं कि 3 डिग्री 20 मिनट को आपको आगे लेके वहां फिट कर दे रहे हैं कि भाई ये जा रहा है इस बच्चे का, अगर नमाज बदल गया तो सारी कहानी बदलेगी इसकी, क्योंकि कुंडली तो वही रहने वाली। तो वो इतनी एक्यूरेसी से देख रहे हैं, इसलिए उनका महत्व तगड़ा है। इसलिए अगर आप कभी साउथ इंडियन पद्धति में कभी कुंडली वगैरह दिखाएं तो नमाज पक्का पकड़ते हैं, बिना नमाज के वो बात ही नहीं करते भाई। तो ये एक वैल्यू है, और इसका मैंने एक क्लू दिया आप लोगों को, अगर वर्गोत्तम नमाज है, यानी किसी व्यक्ति का 3 डिग्री 20 मिनट से कम का लगन है, तो वर्गोत्तम नमाज हो जाएगा, उस व्यक्ति की ऑटोमेटिकली आयु बढ़ जाएगी। अन्य फैक्टर भी काम करेंगे, लेकिन एक प्रथम दृष्टया मान सकती है आयु बढ़ गई भाई साहब। वहीं एक और ट्विस्ट आज ही बता देता हूं, अगली क्लास में भी हम देखेंगे। अगर शनि वर्गोत्तम हो जाए, बहुत खराब है, बिकॉज वो दुख सहने की क्षमता इतनी ज्यादा देगा कि आप बल्ले माय गॉड। आप बल्ले बल्ले कर उठोगे कि भगवान मुझे कहां से वर्गोत्तम दे दिया। सर आपने ये बिल्कुल सही बताया, मेरा शनि वर्गोत्तम है इतने सारे वर्ग चार्ट में,
इट इज एक्सॉल्टेड, मतलब शनि मतलब उसमें है तुला राशि में, और पता नहीं दशमांश में भी, नवांश में भी, और पता नहीं कितने सारे जो एस्ट्रोसेज में बहुत सारी कुंडलियों में, एंड इट इज ऑल हार्ड वर्क। आप सही कह रहे हो। सीधा सा लॉजिक है, क्योंकि शनि इज ए कारक ऑफ सौरो, तो वो शोक देगा आपको। इसी प्रकार से हमें हर ग्रह को समझना है कि अगर सूर्य है तो क्या होगा, वो है तो क्या होगा। फिर इनकी एक पोजीशन दी गई कि नवांश में ये किस प्रकार से होंगे तो क्या फल देंगे। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि नवांश में अगर त्रिकोण में सूर्य हो तो आदमी म्यूजिक बहुत अच्छा जानता है। अरे बड़ी अजीब बात है, बिकॉज सूर्य को शास्त्रों में कारक ऑफ रिदम माना गया है। तो अगर किसी का लगन पंचम नवम में हो तो समझो अच्छा म्यूजिक से संबंधित व्यक्ति हो सकता है। मेरा पंचम में, मैं सिंगर रहा हूँ, मुझे रिदम की नॉलेज रही है। मेरा भी है सर, मेरा भी है। बड़ी परफेक्ट लगता है। तो ये जो राज है ना हमारे पास, ये नवांश खोल यार, ये चीज ये है, हम समझ रहे हैं ये। तो ये जो बारीकियां आती है ना, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि तो पहले वो सब समझ लेना है, तब आपको नमाज में जाना। तब ऐसा नहीं कि हम किताब खोल के रट्टा लगाएं और आप कहाँ तक रटोगे, बिकॉज जब कोई आएगा तो वो इतना टाइम थोड़ी देगा, वो तो आपको फट पटाना चाहिए, यार ये दिख रहा है नमाज ये दिख रहा है। फिर नमाज के लगन को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, बिकॉज नमाज का लगन बेसिकली आपकी पत्नी के बारे में बता रहा होता है। नमाज का लगन, माइंड दिस, वो आपकी पत्नी के बारे में बता रहा होता है सब कुछ। सर मेरा लगन 2 डिग्री 30 मिनट का, लेकिन सर मैं तो लगन तो वर्गोत्तम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। नहीं, हाँ ये सिर्फ मेष में तो मेष में, हाँ ये मेष में होगा ना, ये भी देखना पड़ेगा अगर वो होगा। अच्छा, वो भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो किस राशि से है। क्योंकि मेष में होगा। मैंने उस दिन बताया था ना कि ये जो सिस्टम है 1 2 3 4 वाला, बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से रखे गए ना, तो ये जो आते हैं वो एक ही चलता है। कैंसर में भी होगा सर मिथुन में भी होता है। मिथुन में नहीं, कैंसर में, कैंसर मैंने कहा ना कि उसका टेक्निक तरीका उस दिन बताया भी था कि जो चर राशियां हैं वो वहीं से 4 7 10 राशियां 9वें से चलेंगी और स्वभाव है वो अपने पंचम से चलेंगी, तो वो भी याद करना। खैर वो तो हम 4 5 ट्रिक्स बता ही देंगे नमाज निकालने की शुरुआत में, क्योंकि निकालना तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत तरीके हैं नमाज निकालने की। और हाँ, इंटरेस्टिंगली हम नमाज की जब बात करेंगे तो हम ये जरूरी है कि हम जितने नमाज है उतने ही बात करेंगे। हम ये भी नमाज की बात करेंगे 100वां नमाज क्या करता है भाई साहब। कौन सा नमाज? 100th नमाज। 100th नमाज सर एक 55वां नमाज भी होता है, 41वां होता है। बहुत होते हैं, सारे नमाज हो सकते हैं ना, क्या दिक्कत? नहीं, 64th नमाज तो सुना है, 64वां नमाज। अब देखिए मैं आपको मजे की एक ट्रिक बता देता हूँ, लगे हाथों, जब आज हम परिचय कर ही रहे। 5 कुंडली को खोलिए, 12 12 12 12 का पहाड़ा गिनते चलिए। कहां से? किसको खोला सर? नवांश कुंडली को खोलिए, अपनी खोल लो और पहाड़ा गिनते चलो। कहां से गिनना है सर? शुरू से ही? लगन से। तो देखो पहला नवांश जो बनेगा लगन में आएगा, फिर 13वां नवांश लगन में आएगा, ठीक, फिर 25वां आएगा जी, फिर 37वां आएगा, ठीक सर, फिर 61वां आएगा लास्ट में, 60 जी, हाँ, 61 के बाद गिनो 62 63 64 60, यानी नवांश का चौथा जो ठीक है वो आपका 64th नवांश होता है। नवांश का 4th हाउस, वो उसका जो मालिक है वो आपका चेक कर लो, वो आपका निकलेगा नवांश का मालिक। तो अब मान ले कि हम मेष लगन की बात करें और मेष लगन में गलती से और वर्गोत्तम है और दशा आ गई चंद्रमा की, तो भाई साहब आपकी छपने वाली है तगड़ी। तो चतुर्थेश की दशा बहुत बढ़िया, पता लगा 64वें नवांश की दशा थी भाई साहब, उसकी ऐसी तैसी हो गई। अरे एक बार दोबारा बताएं भाई, मान लें कि मेष लगन ही है, मेष लगन है और वर्गोत्तम ही है मान लेते हैं, ठीक। तो चतुर्थेश की दशा जो होगी चंद्रमा की दशा होगी। अब चंद्रमा क्योंकि वर्गोत्तम है तो नवांश में भी चौथे घर का मालिक बना, 64वें नवांश का भी मालिक बन रहा है चंद्रमा। तो आप क्या देख रहे हैं यार, चतुर्थेश की दशा है, सुख देगी, प्रॉपर्टी देगी, माँ का सुख मिलेगा वगैरह वगैरह। पता लगा वो 64वें नवांश का फल दे रहा, सबसे पहले घर से निकाला गया, माँ मर गई। तो वो ये सोचे कि भाई साहब हुआ क्या, मेरी तो चतुर्थेश की दशा थी यार, मुझे तो बहुत कुछ मिलना चाहिए था इस समय।
समझ रहे हो? तो ये गेम भगवान रच रहा हो। सर एक चीज क्लेरिफाई करना और था। इसी तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो जो 5th हाउस की दशा होती है नवांश में, पंचमेश की दशा, नवांश के पंचमेश की दशा, वो संतान के लिए बहुत खराब होती है। ठीक, क्योंकि वो 100वें नवांश की दशा होती है जो आपकी संतान का बनता है 5वां। नवांश के पंचमेश की पंचम भाव की दशा आपकी संतान को नुकसान दे सकती है, और नवांश की चौथी आपको नुकसान दे सकती है क्योंकि वो 64वां नवांश बन रहा है। और मैक्सिमम नवांश 108 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते ना। 12 राशियां, 12 नंबर 108, उससे ज्यादा नहीं जा सकते आप। इसलिए वो अच्छा। वाला हिसाब है कि भाई 108 क्योंकि सारी राशियों को आप घुमा लेंगे, और वही 27 चौके 108 वाला जो हिसाब बनेगा, अगेन सारे चरण भी पूरे हो जाएंगे। तो ये इस तरह से सारा सिस्टम रचा गया है, और उसको कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ दिया है। भाई 108 माला कर लो, ये कर लो, वो कर लो। 54 नहीं बोल रहे हो, 108 बोल रहे हैं। 100। तो वो कॉन्सेप्ट इस तरह से जोड़ दिए गए हैं। तो इसलिए नवांश की बहुत वैल्यू है, और नवांश को हम सिर्फ यही सोच के ना देखें कि भाई शादी ही देखनी है या पत्नी कैसी होगी वगैरह वगैरह लाइक दैट। इसके अलावा भी हमें नवांश बताएगा कि मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हैं, मेरे घर वाले मेरे लिए कैसे हो सकते हैं। और मैं इसीलिए बार बार बोल रहा था कि नवांश इज ए इंटरनल प्रॉब्लम, ये आपकी आंतरिकता को बताएगा। बाहर की दुनिया अलग हो गई, अब अंदर आ जाओ डीप। बात जैसे अभी नूतन जी ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है कि अगर वर्गोत्तम शनि फंस जाए, प्रथम दृष्टा अनाड़ी आदमी कहेगा यार शनि तो वर्गोत्तम, इसके तो काम बढ़िया हो जाएंगे, तो आईएएस पीसीएस की कुंडली है, पता लगा उसकी तो ऐसी तैसी हुई पड़ी भाई साहब। ठीक, तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि हर ग्रह वर्गोत्तम फायदा नहीं देगा। सर अगर D9 में प्लैनेट वर्गोत्तम होके 6-8-12 में चला जाएगा तो खराब हो जाएगा। तब भी इतना बुरा नहीं है। देखिए वो D9 के लिए खराब, D9 किस चीज के लिए, भाग्य के लिए वो ग्रह खराब। और मैंने एक दिन आपको एक टिप दिया था, किसी भी वर्ग में 3, 6, 8 और 12 भाव में जो ग्रह जाएंगे, उस वर्ग का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उस क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे नवांश में तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव की या 12वें भाव से संबंधित ग्रह की या राशि की दशा की, तो वैवाहिक जीवन में उठापटक मचेगी। अगर दशमांश में हुआ तो कैरियर में उठापटक मचेगी। ठीक, ये क्लू दे रहे हैं वो कि आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कुंडली में आपको लग रहा है कि यार बड़ा विस्तार है, मैं तो छठे घर में, अगर मान लो छठे घर की दशा चल रही है तो रोग, ऋण, शत्रु, मामा क्या मुझे परेशानी देंगे, तो आप उसको नवांश में ले जाइए, फिर दशमांश में ले जाइए। आपको पता लगा कि वही प्लेनेट वहां गया तो उसने क्या क्या मुझे प्रॉब्लम दी, मेरे मैरिज लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी, मेरे मामा के खानदान में क्या प्रॉब्लम थी, मेरे कैरियर में इस बात से क्या प्रॉब्लम है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान लें कि मामा ने आपको नौकरी लगाया था, एक कुंडली बता रही है 6th हाउस एक्टिवेट है, मामा से रिलेटेड कुछ हो सकता है, लोन लेना पड़ सकता है, बीमारी आ सकती है वगैरह वगैरह, नौकरी में परेशानी हो सकती है, इंटरव्यू देने के योग बन सकते हैं वगैरह वगैरह, ये लगन कुंडली बताएगी। अब नवांश में आइए, मान लेते हैं नवांश में भी वो छठे घर में ही वर्गोत्तम मान, तो अब नवांश में वो क्या करेगा, पत्नी का 12वां भाव है भाई साहब नवांश कुंडली में, यानी पत्नी आपसे कुछ दिन के लिए दूर जा सकती है, आप पत्नी से दूर जा सकते हैं, पत्नी को बीमारी हो सकती है वगैरह वगैरह। ठीक, अब दशमांश में ले जाइए, मान लेते हैं वहां भी वर्गोत्तम है, तो पता लगा मामा ने नौकरी से निकलवा दिया कैरियर में वहां पे। ठीक, तो हम तो ये ढूंढ रहे थे कि यार ये करेगा क्या इतना कुछ, उसने सारी बातें ये बता दी कि भाई इसमें ये करा, इसमें ये करा, इसमें ये करा। सर अगर गुरु ज्यादातर वर्गों में लगन में हो तो क्या है, अगर D1 में भी लगन नहीं, देखो अगर वर्गोत्तम गुरु होता है तो गुरु आपको सचरित्र देता है, मतलब आप बहुत चरित्रवान होते हैं और फिलोसफिकल एटीट्यूड, सबका भला सोचने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति वगैरह वगैरह, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, सबको पॉइंट्स तो है ही हैं। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि ये हम सिर्फ ये ना सोचें कि एक नवांश सिर्फ मैरिज से रिलेटेड रहेगा, हमारे पास बहुत सारे सेक्टर मिलेंगे कि भाई आपको कब आपकी नौकरी में आपको जंप मिल सकता है नवांश के द्वारा, और कब आपकी नौकरी छूट सकती है, आपके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अब जैसे लगन में जो ग्रह होता है वो इनबिल्ट होता है, नवांश में जो ग्रह लगन में होता है वो कुदरत आपको गॉड गिफ्ट होती है। पंचम में यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खूब प्रैक्टिस प्रूफ करनी पड़ेगी। वहीं अगर नवम में है तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा, जब आप गुरु बना लेंगे किसी को तब वो आपको विद्या आएगी।
ये किस चीज की, मतलब विद्या के हिसाब से बता रहे हैं आप? जो भी ग्रह है वो उससे रिलेटेड, नवांश में कि और नवांश में D9 की लगन में जो ग्रह बैठा है वो इनबिल्ट है, वो कुदरत ने आपको वैसे ही दिया। ठीक है, उस ग्रह से संबंधित। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए किसी का सूर्य है तो वो आदमी राजा है, वो ना सुने किसी की। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा डी सर आप देखिए, मैं अपना इसलिए बता रही हूँ। अभी सुनिए तो सही। हाँ, हस्बैंड से पूछेगा ना कि आप मैरिज लाइफ में राजा है कि नहीं। सर D9 में मेरा सूर्य जो है, इट इज सिटिंग इन 9th हाउस एंड इट इज वर्गोत्तम। फिर मैं लगन की बात कर रहा हूँ, आप फिर 9th हाउस की बात कर। अच्छा, लगन में बैठा है, 9th हाउस में नहीं। D9 में जो आपका लगन में प्लेनेट होगा वो इनबिल्ट है, आपको कुदरत ने दिया है। अच्छा। 5th हाउस में जो है यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर 5th हाउस में कोई प्लेनेट ना हो तो राशि देखें। हाँ, राशि देख सकते हैं, उससे संबंधित चीजों की आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब। नवांश में अगर जैसे आपने बताया D9 का 9 में ही है सूर्य, उसके लिए गुरु बनाना पड़ेगा किसी को उस विद्या को लेने के लिए। ठीक है, सूर्य जो है, जैसे सूर्य किस राशि में है आपका? मेरा उसी में है, मतलब सिंह में। सिंह राशि जो है बेसिकली वो एक तो मेडिकल से संबंधित है और एक एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित तो है। तो इन 3 क्षेत्रों में आपको अपने लिए प्रदर्शन करने के लिए गुरु बनाने पड़ेंगे, तब आप अच्छा वो कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कर नहीं पाएंगे, लेकिन क्योंकि 9th हाउस गुरुओं से संबंधित है, गुरु से संबंधित, ये गुरु बना लेता है तो ये इसमें बहुत सक्सेस ले लेगा। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मान लो किसी बच्चे का अगर मुझे कोई नवांश का ग्रह मिल जाए तो मैं पकड़ सकता हूँ कि यार ये बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा, बोले यार इसकी किसी को गुरु बना दो इसका, फिर करेगा। और या मैं साले को प्रैक्टिस कराओ दबा के, सुबह से शाम तक घिसता रहे, करेगा। और अगर लगन में है तो भैया इनबिल्ट है, टेंशन ना लो, अपने आप कर लेगा अपने आप। सर लेकिन इनके लगन में तो फिर धनु राशि हुई वहां पे, तो धनु है, मेरी धनु है, तो पढ़ लेंगे तो अपने आप ही पढ़ लेंगे। नहीं, देखो नवांश कुंडली, बात मैंने क्या कहा कि पढ़ तो खुद भी रहे, वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ये मान रहे उसको और अच्छा करने की, और बेटर करने उस क्षेत्र में जाने के लिए खास तौर से आपको गुरु की मदद लेनी पड़ेगी, गुरु बनाना पड़ेगा। नवांश ये बता रहा है, बिकॉज भाग्य भाव का भाग्य है वो 9 to 9 नवांश, इसलिए तो ये कॉन्सेप्ट ये रचे गए हैं और ये हमें बताया नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अब जैसे मेरा सूर्य पंचम था, मैंने 4 साल संगीत की शिक्षा ली और मैं अच्छा कर गया, मेरे को पता चला, ये खैर मुझे बाद में समझ में आई बात, लेकिन मैं गाता था तो गाने के बाद मुझे थोड़ी नॉलेज बढ़ती चली गई, करता चला गया, तो ये बाद में समझ में आया कि यार ये तो ये था। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे, आप लोगों को पता होगा, उनका भी पंचम सूर्य है। तो ये क्लू वहां मिलते हैं। पर सर वो भी हो जाता है, मेरा भी पंचम सूर्य है, बट आई एम नॉट अ म्यूजिशियन और एनीथिंग। नहीं, आपके अंदर कुदरती ये चीज रही होगी, भले आपने उसको खत्म कर दिया हो, आप चेक कर ले, ये देगा ही देगा। गुरु इज ए कारक ऑफ रिदम, वो आदमी सन में उसके मेरा सन 5th हाउस में D1 में एंड D9 इट इज इन। फिर वही बात होगी, D1 की नहीं ना, D9 की बात नहीं कर रहे हैं, D9 की बात कर रहे हैं सर। अच्छा, सारा कुछ D9, ओके आई एम विद यू, ओके ठीक है, सही है। D1 तो सबके लिए है ही है, वो तो 30 डिग्री है भाई, वो तो वाली बात है ना। और मैंने कहा कि D1 समथिंग आपके ब्रॉड विजन को दिखाता है लोगों की नजर में कि यार ये ऐसा सोचेगा, ऐसा पैटर्न करेगा, लेकिन वास्तव में सोचता वो वहां है, उसको क्वालिटीज वहां से मिलती है। जैसे एक और तरीका शॉर्टकट के तरीके में बता देते हैं, मान लीजिए किसी का 4th लॉर्ड कुंडली में नीच का है, ओके, लेकिन D9 में उच्च का हो गया, ओके, तो उच्च का मानेंगे। अब समझना पड़ेगा कि अगर वो पाप ग्रह है तो वो जब आप घर छोड़ दोगे आपको बहुत अच्छी कामयाबी दे देगा, पाप ग्रह हटाएगा। लेकिन शुभ ग्रह है तो घर में घुस जाओगे तो और बल्ले बल्ले करा देगा तुम्हारे। इंटरेस्टिंग। अब ये देखो, D4 इन लग्न चार्ट अगर डेबिलिटेड है और वो पाप ग्रह है, मैलेफिक है, तो घर छोड़ दो, कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन अगर शुभ ग्रह है तो घर में घुसे रहो, कामयाबी मिलेगी। ये बेसिक फर्क है शुभ ग्रह और पाप ग्रह में। इसके लिए वो बोल रहे थे कि यार नवांश में तो उच्च का हो जाता है भाई साहब,
तो सरसरी तौर पे कह दिया आपने हाँ यार होता है, लेकिन पता लगा तो पाप ग्रह था भाई, घर तो छोड़ना पड़ता ना, जब उसका फल देता तुझे, घर तो छोड़ा ही नहीं तो कहां से देगा, ये चीजें। सर अगर D9 में कोई प्लेनेट लगन में है ही नहीं तो उसको सर कैसे देखेंगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना सर, देखो कोई ना कोई ग्रह तो होगा ही होगा, क्योंकि D9 में हम मान रहे हैं कि लगन में कोई ग्रह नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि उसके विवाह में किसी भी व्यक्ति का प्रभाव नहीं रहने वाला, पहली बात तो ये समझ लो। अच्छा, खाली है, उसको खुद वो चीज रचनी पड़ेगी, यानी उसको। और हाँ, मैंने उस दिन भी बताया था कि कुंडली में हो चाहे किसी भी वर्ग में जो ग्रह भाव खाली होता है ना, उसको आपकी कहानी खुद लिखनी होती है। हाँ, आपने बताया था, मेरे पास लिखा हुआ है वो। रखिएगा कि अगर 7th लॉर्ड खाली है किसी का, सप्तम भाव खाली है कुंडली में, तो उसको पत्नी खुद ढूंढनी पड़ेगी शादी के लिए। सर आपने ये भी बताया था हार्ड वर्क भी करना पड़ता है उस हाउस के लिए। हाँ, वही बात है ना, ये लिखा हुआ है, खुद प्रयास करना पड़ेगा उसको। ये D1 की बता रहे हैं, D9 की बता रहे हैं? ये मैं D1 का बता रहा हूँ, और D9 पे भी आप ये लागू कर सकते हैं ना, कि D9 के मैं शादी और भाग्य के लिए देख रहा हूँ, तो शादी और भाग्य के लिए इस व्यक्ति को स्वयं प्रयास करने पड़ेंगे, कोई इसकी मदद नहीं करने वाला। अगर 7th हाउस में कोई प्लैनेट्स है तो उनका एस्पेक्ट तो पड़ ही रहा है फर्स्ट हाउस पे। हाँ, तो वो बात तो है ना कि हम वो प्लेनेट हमें जब देख रहा है, वो हमारी सहायता करेगा इस चीज के लिए। जैसे D9 भाग्य और शादी दोनों है, तो अगर 7th लॉर्ड मुझे देख रहा है, कोई भी ग्रह, वो मुझे इन दोनों क्षेत्रों में मदद करेगा। और एक्टिवेशन टेक्निक भी बता देता हूं, आपकी कुंडली में आप ये देख लीजिए कि आपके नवांश की कौन सी राशि या किस भाव का एक्टिवेशन है। मान लेते हैं मेष लगन का है और आपका सिंह नवांश बनता है, मेष लगन सिंह नवांश बनता है, तो आपकी कुंडली का एक 5वां भाव है। तो जब आप 5वां भाव जगाओगे, यानी खूब अच्छी पढ़ाई करोगे या बच्चा पैदा करोगे, तो आपका नवांश बढ़िया हो जाएगा, अच्छा, आगे फल जाएगा। ये तो बड़ी गहरी बात है। ये एक हिंट है कि अगर आप उसको जागृत कर दो तो उसका फल वहां मिल जाना है। इसलिए भगवान ने आपको दिया है, पावर रिटर्निंग वहां दी है। जो लोग बोल देते हैं ना कि संतान के बाद, पत्नी के बाद बड़ा भाग्योदय हो गया, पिता के मरने के बाद भाग्योदय, ये वही कहानियां है, क्योंकि वहां से वो एक्टिवेट करेगा। ये जो एक्टिवेशन टेक्निक बताई जाती है कि भाई सेवेंथ हाउस वहां पे D9 में अगर लगन में आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका भाग्योदय हो जाए, आपका भाग्य शादी के बाद उदय होगा 100%। अच्छा, एक और टिप मैंने पहले भी दिया है, आज भी बता देता हूँ। अगर चौथे घर का नवांश उगे, मान लीजिए मेष लगन है और कर्क नवांश है, तो लोकल शादी होगी भाई साहब, लोकल शादी होगी। ये चौथा घर है ना, घर पे ही शादी होनी है, आसपास में कहीं होगी, उसी शहर में जहाँ रह रहा है वहीं होगी। ये बड़ा हिंट मिलता है। इसके अलावा और भी टिप्स हैं कि भाई स्थिर लगन हो, स्थिर नवांश हो तो भी लोकल शादी होती है। सर ये लास्ट वाला पॉइंट फिर से क्लियर कर दीजिए प्लीज, ये समझ नहीं आया मेरे को। कौन सा? ये शादी वाला जो आपने कहा, लोकल शादी कैसे पता चलता है? अगर D1 का 4th हाउस बना है, लगन बना, ओके, जैसे मेष लगन है आदमी का कुंडली में और कर्क नवांश है, कर्क, ओके, तो लोकल शादी होगी, पहला टिप। दूसरा, अगर स्थिर लगन है और स्थिर नवांश है, 2, 5, 8, 11, ठीक है, तो लोकल शादी होगी। स्थिर 7th लॉर्ड इज इन 2nd हाउस, तो भी लोकल शादी होगी। ये हम नवांश में D9 में देख रहे हैं 7th। नहीं, कुंडली में भी D1। ये मतलब इस तरह की छोटी छोटी हिंट्स मिलती हैं, जो मैंने कहा ना, जब आपसे कोई बात छुपेगी सर लोकल शादी मतलब कि लोकल वहां जाके भी शादी कर सकते हैं, जहाँ मतलब नहीं, जहाँ रहते हैं वहीं शादी होगी। नहीं तो मेरे तो है, लेकिन हुई है मेरी भी, लेकिन वैसे हुई है कि वहीं जाके हुई है, रुड़की में जाके। अब चलो ये भी मान लेते हैं, ये भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जहाँ कहीं होते हैं वहीं शादी। को नवांश कुंडली से हम वर्क टाइम देख सकते हैं, एक्टिवेशन कर सकते हैं इसकी, देख सकते हैं। देखो 3 डिग्री 20 मिनट तक है, तो आप ये मान चलो कि हम लगभग 12 मिनट के आसपास तो कर ही सकते हैं आगे। और सर जैसे आपने बताया कि D1 का 4th हाउस अगर उधर नवांश का लगन बन जाए तो लोकल होगी, अगर वो 5th हाउस वहां का लगन बन जाए या 6th हाउस वहां का लगन बन जाए तो किस तरह से देखेंगे? नहीं, देखिए ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है।
जैसे 5th हाउस बनता है तो हमने जैसे बताया कि भाई अगर संतान पैदा कर लेते हो या पढ़ाई अच्छी कर लेते हो तो आपका भाग्य बन गया, नवांश बन गया। वो इस तरह की टेक्निक। आप छठे का, क्योंकि नवांश में हम देखो एक राशि में 9 नवांश आ रहे हैं जी, ठीक है, तो इस तरह से इसको चुना गया ना। अगर आप देखो इसको, अगर इंटरेस्टिंगली पकड़ो, ये कह क्यों रहा है, बेसिकली 12 नवांश वहां पूरे हो गए एक बार में, 13वां लगन आया, 14, 15, 16वां नवांश आ रहा है। 16 चौके 64 वाला बन रहा था ना, 16वां जी, क्या है कि 16 चतुर्थांश से रिलेटेड है बेसिकली। D16 D4 से 4 बनता है, इसलिए वो लोकल बता रहा है। और पहले जमाने में लोकल का कॉन्सेप्ट क्या था कि मातुल्य की तरफ से, यानी मामा या माँ की तरफ से रिश्ता होगा, क्योंकि 4th हाउस चंद्रमा का था, इसलिए वो कहता है कि लोकल शादी होने के योग बने। ये रीजन। और ऐसा नहीं है कि शादी होगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये सूत्र काम तो कर रहे हैं कलयुग में, और मैंने इफेक्टिवली देखे तो हैं। क्योंकि मैं जब पुली देखता हूँ, मैं बोलता हूँ मैंने कहा वैसे लोकल शादी हुई थी आपकी, तो अगला बोल लेता हाँ तो मैं टिक कर देता हूँ कि हाँ हुई, तो इसका ये कंफर्म। 12th लॉर्ड अगर वहां हो रहा हो तो 12th साइन जो 12th हाउस वाला, वो जितना दूर चला जाएगा उतनी तरक्की हो जाएगी। घर से जितना दूर चला जाएगा, विदेश चला जाए और तरक्की हो जाएगी। सर ये बता दीजिए बर्थ टाइम, इसमें बर्थ टाइम को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, जैसे किसी के 2 नवांश बनते हैं ऐसे। नहीं देखो ऐसा है, उसमें 3 चीजें कंफर्म करनी पड़ेगी। पहली बात तो आप लगन तो आपका है वो तो कंफर्म है, इनके दोनों नवांश को पकड़ो, सिग्निफिकेशन देखो। एक और क्लू है कि लगन जिस नवांश में जाता है, लग्नेश जिस नवांश में जाता है, उस तरह का कंप्लेक्शन आदमी का होता है, तो उसको बोलते हैं चंद्रमा से भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह रहा है कि लगन जो बेसिकली है वो जिस नवांश में गया है उस तरह से आपके चेहरे की आकृति होती है, ठीक है। जैसे मेरा जो है मंगल, वो नवांश में भी वृश्चिक में ही जाता है, 10वें भाव में, तो चेहरे पे हल्का सा लालीपना रहता है, तो प्रोमिनेंटली कह देता है कि ये वृश्चिक लगन होगा इसका, ठीक। और नवांश कुंभ बनता है। सर मैं जैसे मेरा भी वो लगना वो वृश्चिक राशि में, लेकिन वो 4th हाउस में है, तो उसमें क्या, इसमें क्या इंडिकेट आता है? नवांश क्या है तुम्हारा? नवांश मेरा लियो है। लियो। और लगन मेरा वृश्चिक है, स्कॉर्पियो। वृश्चिक है, स्थिर लगन बना ना पहले। 10th हाउस हुआ सर। हाँ स्थिर है ना 10th। अब अगर देखो तुम्हारे चेहरे की आकृति को देखा जाए तो क्या अब नवांश में जो वृश्चिक लगन, मंगल कहाँ बैठा है नवांश में? नवांश मंगल सर 4th हाउस में बैठा है, वृश्चिक राशि बोले में। तो कुंभ नहीं सर, कुंभ वही हुआ, वृश्चिक राशि, वृश्चिक का ही है। तो चेहरे पे क्या लालीपन रहती है या गुस्सा ज्यादा रहता है? हाँ वैसे तो लालीपन तो है ही है, इसपे थोड़ा रेडिश तो है चेहरा। हाँ, तो तब तो तुम्हारा नवांश सही है, तुम्हें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अब मैंने कहा ना ये कि आपकी बॉडी का जो लॉर्ड है उसको नवांश में देखो किस राशि में गया है, उसके तत्व आपके चेहरे पे दिखाई दे जाएंगे, ठीक। और जो नवांश का लगन बनता है वो वाइफ का फीचर्स बताता है, ठीक। चलो खैर क्लास में तो हम बहुत सारी चीजें करेंगे, आज थोड़ी 2 चीजें और बतानी है आप लोगों को। तो एक तो हमने ये सोचा, अच्छा बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि ये शादी के लिए देखना है, ऑफ कोर्स हम देखेंगे शादी कैसे टाइम निकाला जा सकता है, हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्द और डीप तक पहुंचेंगे, इतने दौरान शादी के योग बने होंगे, नवांश के द्वारा हम देखेंगे वगैरह। इसके अलावा सबसे पहले हमने जो देखना है वो हमने देखना है कि नवांश मालिक बनाए गए हैं वो 3 बनाए गए, देवता राक्षस, वो किस आधार पे बनाए गए वो हमें देखना है, वो करते क्या है ये हमें देखना है, कि टेंडेंसीज क्या दे रहे हैं आपको, क्यों उनकी इंपॉर्टेंसी दी गई है, तो वो पकड़ना पड़ेगा पहली बार। और उससे आपको बेसिकली आपका ये पता लगेगा कि अंदर जो भावनाएं आपके अंदर हैं वो कैसी हैं, मानव की हैं, देवता की हैं या राक्षस की, ठीक है ना। ये इंटरनल, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर औरतों की शिकायत होती है कि बाहर तो बड़े शरीफ बनते हैं, घर में तो इन्होंने सबको जीना हराम कर रखा है, या बाहर तो ये शेर बनते हैं, घर में तो दब्बू बने रहते हैं। तो ये चीजें वहां पता लगेंगी कि भैया ये कहानी यहाँ चल रही है इस आदमी की, ये अंदर से दिखा रहा है ना, तो वो हम पकड़ेंगे। तो उससे डेटीज यानी जो देवता है वो क्या एक्सपेक्ट करवा रहा है, तो देवता को खुश करने के क्या तरीके हैं, फिर हम उसको प्लीज करेंगे कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है यार, इसको ये करो बेचारे,
ठीक, तो उससे हमें एक क्लू मिल जाता है कि अगर वैवाहिक जीवन में तनाव है तो भैया ये कर ले, बंदा सही हो जाएगा। भाग्य में दिक्कत है तो ये कर ले, भैया सही हो जाएगा। कुछ लोग कुंडली में दिखते हैं बड़े धार्मिक, पता लगा नवास में तो वो भगवान का नाम भी ना लेते। दुनिया कह रही यार बड़ा धार्मिक आदमी है, उसकी वाइफ कोई पता कितना धार्मिक है वो, है ना। अब वो हमें यहाँ पता लगता है कि भाई उसको ऐसी क्या पता लगा, उसका जो नवांश है वो देवता का है, उसको भगवान की जरूरत ही नहीं हो, तो खुद ही देवता है यार। वो कहता है मुझे करने की जरूरत नहीं, मैं तो बड़ा बढ़िया हूँ, दुनिया की नजर में कुछ भी रहे, क्या दिक्कत है। वो आपस में है, वही एंटी हो जाता। तो पता लगा कि वो तो राक्षस प्रवृत्ति का है, मंगलवार को भी मांस मच्छी खा लेता है, दुनिया की नजर में बड़ा अच्छा है यार, लगन में गुरु बैठा रखा भाई, नहीं तो बड़ा धार्मिक लग रहा है, पता लगा वो तो कोई दिन नहीं छोड़ रहा। तो ये चीजें हमें पता लगेंगी। और इससे मैंने कहा ना बेसिक फंडा क्या है कि हम जितना गहराई तक आदमी को पकड़ पाए साइकोलॉजिकली, वो हमें पता लगना चाहिए एज ए ज्योतिषी, यार ये मूवमेंट करेगा क्या, ये आदमी करता क्या, सोचता क्या, पैटर्न क्या है। ग्रह सिर्फ आपको एक हिंट दे कि आपके लिए ये अच्छा है ये बुरा है। जैसे मैंने कई एग्जांपल्स भी आपको दिए कि हम अगर D9 को पकड़ रहे हैं तो 5th हाउस की दशा चली तो फौरन समझ लो बच्चे पे संकट आ सकता है, आप D4 की चल रही है तो आप पे संकट आ सकता है। इस तरह से आपको पकड़ के चलना है। सर एक चीज है कि नवांश क्योंकि अंदर की चीजें बताता है, तो जैसे 6th हाउस डिजीज का है और किसी को साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, वो तो मतलब फिजिकल नहीं है, तो क्या वो नवांश से हम डायग्नोस कर सकते हैं? 100%। देखिए साइकोलॉजी का कारक ग्रह कौन सा होता है? साइकोलॉजी जुपिटर, नो सर बुध राहु केतु सर, केतु। सारे बोल दो, कोई तो लगेगा। मतलब पहले ही बताया, सोच के बोला, पर जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो दिमाग लगाओ थोड़ा यार। साइकोलॉजी किससे देखी जाती है? मानसिकता। मून से चंद्रमा से। चंद्रमा। साथ 3 डॉक्टर बैठे हैं, 4 लेकिन एक और वो भी बैठा है, ठीक। चंद्रमा से साइकोलॉजी देखी जाती है। तो पहला कारण तो चंद्रमा नवांश में पीड़ित होगा ही होगा। और उसके बाद आता है बुध, बिकॉज जो हमारी नॉलेज गेन करते हैं, बुद्धि विवेक तो खैर विजडम में आ जाएगा, वो गुरु हो जाता है। अब जैसे कोई बच्चा इमैच्योर बिहेव करता है, चाइल्डिश है, राहुल गांधी है, तो हम क्या पकड़ सकते हैं कि यार चंद्रमा और बुध में कहीं प्रॉब्लम है इस बच्चे के, यार ये कुछ है। आप देखो ना राहुल गांधी के चंद्रमा बुध आमने सामने कुंडली में, आपको दिखेगी पोजीशन। नहीं जैसे सर ये ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं ना, हाँ, वो उसके लिए बुध, ऑटिस्टिक के लिए बुध, बिकॉज ऑटिज्म जो देखा जाता है वो ब्रेन में आप कैलकुलेट करके बोल नहीं पाते हैं, वो जो आप देख रहे होते हैं वो आप ब्रेन को वो नहीं कर पाते, सिंथेसिस नहीं कर पा रहे। उसके लिए बुध को देखना, वो बुध डैमेज होने की प्रबल निशानी। सो वो सर नवांश में बेटर पता चलेगा कंपेयर टू D1। 100% नवांश कंफर्म कर देगा। नवांश में बुध नीच का होगा, चंद्रमा से पीड़ित होगा, राहु केतु से पीड़ित होगा, अस्त भी हो सकता है। अस्त में फिर भी उपाय हो जाएंगे, लेकिन अगर पीड़ित हुआ तो थोड़ा दिक्कत रहने वाला। ये चीजें हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि फिजिकली जो हम देख रहे हैं वो कुंडली है जी, डिवीजन में हम जब जा रहे हैं तो जी आएगा कि आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इन संबंधों में रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि नवांश कुंडली प्योरली बता देती है हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के बारे में कि इनके रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। अब किसी की शादी हुई, 2 दिन बाद लड़की घर आ गई, जाना नहीं चाहती, प्रॉब्लम कहाँ है, तो कैसे हाउ टाइम होता है। आपको लग रहा है यार 30 डिग्री में तो सब कुछ बढ़िया ही दिख रहा है, फिर पता लगा अंदर गए तो 3 डिग्री 20 मिनट में तो पता लगा ओहो प्रॉब्लम यह है कि लड़का मार पिटाई करता है, क्या चीज वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं रखता। सर क्या चीज 3 डिग्री के भीतर है? 320 मतलब 3 डिग्री 20 मिनट में आ गए ना नवांश में। तो समझ में नहीं आया। लड़का साइको है, मार पिटाई करता है, या उसकी आदतें अच्छी नहीं है, या वो शादी लायक ही नहीं है, तो ये बातें आपको कहाँ कंफर्म करेगी? कुंडली थोड़ी कंफर्म कर देगी, वो तो D9 बताएगा। सर मेरी समझ में नहीं आया, आपने 7th लॉर्ड देखा? 7th लॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि मान किसी की शादी हुई और लड़की 2 दिन बाद वापस आ गई, हाँ जी, कि मुझे नहीं जाना उसके पास, तो कुंडली में देख रहे हैं सब कुछ ठीक दिख रहा है। नवांश कुंडली में जब आप अंदर जाते हैं तो पता चला कि भाई ये चीजें हैं, वो मार पिटाई करता है, उसकी आदतें सही नहीं है, शादी लायक नहीं है, वगैरह वगैरह, तो वो फॉर्मेशन है। मैंने कहा ना भाग्य, बेसिक फंडा वहां है कि एक्चुअल क्या है यार, इसका भाग्य कहाँ अटका, क्या प्रॉब्लम है। तो
तो शादी को बहुत बड़े भाग्य से जोड़ा गया, इसलिए 90% पंडित यही कर रहे हैं कि यार नवांश कुंडली से शादी देखो, शादी देखो। भाई नवांश कुंडली का शादी से कोई लेना देना नहीं, वो तो कंफर्मेशन है। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया है कि नवांश कुंडली तो शादी के लिए देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है नवांश कुंडली से। और इसलिए मैंने कहा ना कि साउथ इंडियन बिना नवांश के काम नहीं करते, वो हर चीज को परफेक्टली चेक कर लेते हैं वहां से, और नवांश से भी पता लगा लेते हैं कि इसकी हैबिट्स ऐसी हैं, इसकी हरकतें ये होने वाली हैं। और नवांश इज ए फ्रूट कि ये है, उसको आप नकार नहीं सकते, उसको आदमी भी नहीं नकार सकता जिसके साथ गुजर रहा है, क्योंकि वो क्लियर नवांश बता दे, बशर्ते नवांश सही हो, बदल जाए तो कहानी का। तो इस तरह की बातें हैं जो मतलब हम लोग डेली यूजेस में देखते हैं, लेकिन यूज में नहीं लाते हैं, ला नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना पता विस्तार पूर्वक होता नहीं है, इतना आइडिया कोई लेता नहीं है। सर आपने जैसे एक बार मुझे बताया था कि भाई तुम्हारी कुंडली जो है वो लगन से मत देखो, चंद्र कुंडली देखो, जी ठीक है ना? तो क्या नवमांश को भी इस तरह के नहीं, उसका नहीं करेंगे? देखो क्या है सर, नवांश कुंडली में सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने आप शुरू में बता दी थी कि सूर्य चंद्रमा किसी खास राशि में परफेक्ट बिंदु दे रहे हैं, वो बिंदु आपके ट्रिगर पॉइंट हैं कि वहां कुछ भी होगा तो वहां से डायरेक्शन चलेगी गाड़ी आपकी। कुंडली में अगर आप देखो तो चंद्र से देख लो चाहे लगन से देखो, नवांश तो आपका उसी का है ना, जो जिस टाइम आप पैदा हो वही तो नवांश शिफ्ट हुआ है। हाँ नवांश तो वही है, किसी दूसरे नवांश में गया होगा तो कहानी वही रहने वाली है। लेकिन चंद्र कुंडली से आप ये कि आप एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि ये पैटर्न है जी महाराज, नवांश तो इंटरनल है ही है, और वो क्योंकि सब जगह एक ट्रिगर पॉइंट मिले हुए हैं 12 राशियों पे, किसी को ज्यादा मिल जाते हैं, जैसे पुष्कर नवांश मिल गया, वर्गोत्तम नवांश मिल गया, उसकी तो लॉटरी लगी वाली बात ये है। सर नवांश में एस्पेक्ट्स होते हैं क्या? बड़ा कंफ्यूजन है। देखो हमने जो पढ़ा है, हम तो नहीं, क्योंकि हमें गोयल सर ने बताया था, और हाँ। मैंने इनसे भी मतलब कर्नल गॉड वगैरह से पढ़ा है, वो जैमिनी की दृष्टि वगैरह लगाते थे, लेकिन नवांश में वो दृष्टि नहीं मानते, बिकॉज वर्गों में दृष्टि का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, क्योंकि 3 डिग्री जब आप डिवाइड कर रहे हो तो सारा सिस्टम। और वो तो जो जगन्नाथ हो रहा वो तो नवांश में भी डिग्रीज निकालते हैं, वो भी गलत है। वो भी गलत, और नक्षत्र भी बताते हैं वो लोग तो। लेकिन सर D9 की डिग्रीज तो वो भी बताते हैं शायद, ये जो CS पटेल जी ने भी कहा है क्या D9 की डिग्री? नवांश की डिग्री तो निकाल सकते हो, लेकिन दृष्टि की बात कर रहे हैं ना, दृष्टि नहीं देखते। नहीं, डिग्रीज तो होती है ना D9 में। हाँ निकाल सकते हो, उसमें क्या दिक्कत। हाँ एक और बात ध्यान रखना कि चंद्रमा अगर उच्च का हो तो नीच का नहीं होगा नवांश में, नीच का हो तो उच्च का नहीं होगा नवांश में, बाकी सारे ग्रह उच्च नीच हो जाते हैं। अच्छा, किसी कोई कह रहा हो कि चंद्रमा नीच का है वर्गोत्तम है, तो समझ लो उसको पता नहीं है, गलत बेवकूफ बना रहा है। क्या मतलब अगर नीच का उच्च का है, चंद्रमा अगर उच्च का हो तो भी वर्गोत्तम नहीं हो सकता, नीच का हो तो भी वर्गोत्तम नहीं हो सकता नवांश में, बाकी सारे ग्रह हो जाते हैं। हाँ जी सर, ये मैंने भी पढ़ा था कि वृष और वृश्चिक राशि का कोई वो नहीं होता। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि चंद्रमा को अगर कोई बोले ना वर्गोत्तम है तो समझ लेना कि उच्च या नीच का ना हो, बस बाकी राशियों का होगा चल जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक जनरल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है भारतीय विद्यावन में। अच्छा, पर ऊंच का तो अच्छा होता होगा ना, अगर ऊंच का ऑब्वियस सी बात है, नवांश में भी चला गया ऊंच का। नवांश में उच्च का नहीं होगा फिर, वो यही तो कह रहे हैं सर। अगर कुंडली में उच्च का है तो नवांश में उच्च का नहीं हो सकता। हाँ मेरे साथ मेरा उच्च का है पर वो नहीं है नवांश में, नहीं हो सकता, नहीं होता है। हाँ एक सर एक और चीज पूछ रहा है, वो किसी ने यही बताया था, शायद गोयल सर ने, किसका मैं देख रही थी, एनीवे मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो 11th ये है एक्वेरियस राशि कुंभ, उसमें कोई भी ग्रह हो अगर नवांश में तो वो काम नहीं करता, जब कुछ ऐसे कुछ होता है, कुछ ऐसा है ना, ये कुछ एक्वेरियस और कर्क में भी अगर कोई प्लैनेट गया हो तो वो का काम नहीं करेगा। वो अपने कब काम नहीं करेगा, हमेशा काम नहीं करेगा। नहीं, देखो कर्क राशि का जो लॉर्डशिप है ना, कुंभ तो कभी भी नहीं करेगा, बिकॉज उसको तो ऑलरेडी गेन मिला हुआ है। D9 की बात हो रही है सर, D9 का सर अगर चंद्रमा D1 में 3 डिग्री 20 मिनट से कम का होगा कर्क राशि में, तो वो उच्च का नहीं हो जाएगा उसमें? नहीं, नवांश में नहीं जाता ना, यही तो बता रहा हूँ, नवांश का नीच का चंद्रमा अगर उच्च का हो नहीं जाता है। नहीं, उच्च का चंद्रमा हो गया आपका, नहीं उच्च का नहीं, सेल्फ का, सॉरी, अच्छा सेल्फ वाला, ठीक है वो तो समझ गए। अच्छा, अब ये जो हम देख रहे थे, जो अभी बात चली, ये बेसिकली जो है हमको इसलिए दिए गए हैं ये फंडेज की हम कैलकुलेटेड माइंड से उधर जाएं और उसको पकड़े, कंफर्म करें। अब किसी का शुक्र कर्क राशि में है और वो मेल है या फीमेल है जो भी है, तो उसका जो स्पाउस है
वो काम नहीं करता या करना नहीं चाहता जब तक प्रेशर ना पड़े, अपनी मर्जी में राजा प्रवृत्ति में जी रहा। क्योंकि So all the ये D9 में बता रहे हैं आप, D9 में जो प्लेनेट कर्क में है उस बंदे को पकड़ लो, मस्त राजा है, नहीं कर रहा। उसमें भी हो सकता है, इवन लियो में भी होगा। लियो में फिर भी है, लियो में एक रीजन है कि लियो काल पुरुष की पंचम राशि बनती है। अच्छा, जबकि काल पुरुष की चौथी राशि तो सुख की है, वो तो पहले ही सुख में पड़ा ना, उसको काम नहीं करना, आराम से रहना है, मतलब वो पहले ही सुख में पड़ा।